नमस्कार, आदित्य बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रतिदिन इस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, नीट और बायोलॉजी के विभिन्न परीक्षाओं के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, The major source of methane in India is rice field, wheat field, sugarcane crop, fruit orchard। आंसर इसका होगा ए, राइस फील्ड। मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? मेन सोर्स ऑफ मीथेन गैस इज राइस फील्ड। रूमिनेट एनिमल्स, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। दीमक की बॉम्बे जो होती है उससे निकलती मीथेन गैस। और दलदली और मार्सी स्थान से निकलती मीथेन गैस, जो दलदल होते हैं जहाँ बहुत दिनों तक पानी का वो रहता। और ये कहाँ पैदा होती है? जो गोबर गैस प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट आप लोग जानते होंगे, उसमें जो गैस कुकिंग के लिए यूज होती है वो कौन सी गैस होती? मीथेन गैस होती। और मीथेन गैस की क्या विशेषता है? इसको कहते हैं मेन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या काज करती हैं? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? राइस फील्ड। मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया इज राइस फील्ड। फिर उसके बाद क्या होता है? रूमिनेट एनिमल्स। रूमिनेट एनिमल्स, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। और कहाँ से निकलता? गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट, जिसमें गोबर को घोल के गैस बनाई जाती है। उसमें कौन से बैक्टीरिया को यूज किया जाता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को, जो मीथेन गैस फार्म करते हैं। और वही मीथेन गैस किस में यूज होती है? कुकिंग में यूज होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन गैस इन इंडिया इज राइस फील्ड। अब अगला क्वेश्चन, इन अफ्रीका स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। अफ्रीका में ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति इतना बीमार होता है, फिर उसको अधिक नींद आने लगती है और वो सोते सोते एक दिन मर जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? अब इसमें एक एक विकल्प को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। और इसमें जो चारों विकल्प में क्या है? प्रोटोजोवन है, पैरासिटिक प्रोटोजोवन है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, इसको आप लोग नोट कर लें। पूछा जाता है कि विच पैरासाइट इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ट्राइको और एक कौन सी बीमारी काज करता है जब इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है इंटेस्टाइन में? तो ये जियार्डियासिस काज करता है, जियार्डियासिस। ट्राइकोमोनास वेजानिलिस, ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ह्यूमन बीइंग के फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में पाया जाता है। और ये क्या काज करता है? ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में। ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंसी, ये क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। आपका आंसर होगा ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंसी, स्लीपिंग सिकनेस। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? इसको डिटेल में हम पूरा आपको बताते हैं। ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंसी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? सीसी फ्लाई। इसको हम क्या कहते हैं? सीसी फ्लाई। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? ग्लोसिना पेपिलिस। ग्लोसिना पेपिलिस, ये इस मक्खी का साइंटिफिक नेम होता है, पेपिलिस, ग्लोसिना पेपिलिस। और अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। और इसकी दो वैरायटी होती है, आप यहाँ पे देख लें, ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंसी और एक ट्रिप्नोसोमा रोडेंसी। जो ट्रिप्नोसोमा रोडेंसी होती है वो क्या काज करती है? रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस। और वो किसके द्वारा
ट्रांसमिटेड होती है। इसी ग्लोसिना की दूसरी स्पीसीज होती है ग्लोसिना मारिटेंस। ये जो रोडेंसी होती है ट्रिप्नोसोमा रोडेंसी ये किसके द्वारा होती है? ग्लोसिना मारिटेंस के द्वारा ट्रांसमिटेड होती है। तो ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंसी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसोमा रोडेंसी रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंसी जो होती है किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है? सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पेपलिस के द्वारा होती है। और ट्रिप्नोसोमा रोडेंसी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? ग्लोसिना मारिटेंस के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। और आपका आंसर क्या होगा? सी। अब लेशमानिया डोनोवानी के बारे में हम लोग देख लें। ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता? सैंड फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेलोबोटेमस इसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। और ये क्या काज करता है? कालाजार और ओरिएंटल लेशमेनियासिस। हाँ, कालाजार और ओरिएंटल विसरल लेशमेनियासिस से क्या काज करता है? कालाजार और विसरल लेशमेनियासिस जगह की कमी पड़ जा रही है, विसरल लेशमेनियासिस। और इसकी दूसरी वैरायटी क्या होती है? स्पीसीज क्या होती है? ट्रिप्नोसोमा लेशमानिया ट्रॉपिका। दूसरी इसकी स्पीसीज क्या होती है? लेशमानिया ट्रॉपिका। ये कौन सी डिजीज काज करती? ओरिएंटल सोर और क्यूटेनियस लेशमेनियासिस और क्यूटेनियस लेशमेनियासिस और तीसरी बार स्पीसीज इसकी क्या होती है? ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। ये क्या काज करती? चागास डिजीज। ये सारी डिजीज इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग सबको एक एक करके लिख लेंगे किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है। और लास्ट है ट्रिप्नोसोमा ब्रेजिलेंसिस। से क्या? स्पंडिया काज करती है। स्पंडिया काज करती है। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी चागास डिजीज काज करती है। ट्रिप्नोसोमा ब्राजिलेंसिस स्पंडिया काज करती है। लेशमानिया ट्रिप्नोसोमा क्रूजी क्या काज करती है? चागास डिजीज। और लेशमानिया डोनोवानी ओरिएंटल सोर, लेशमानिया ब्राजिलेंसिस स्पंडिया। इतना आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंसी, ट्रिप्नोसोमा रोडेंसी एंड ट्रिप्नोसोमा क्रूजी 3 इसके हो गए। लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया ट्रॉपिका, लेशमानिया ब्राजिलेंसिस 3 इसके 6 हो गए। जियार्डिया फिर से पूरा एक बार इस क्वेश्चन को हम समराइज कर दिए। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस जियार्डियासिस काज करता है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस ये भी पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में रहता है और क्या काज करता है? ट्राइकोमोनियासिस काज करता है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंसी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करती है। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी चागास डिजीज काज करती है। और ट्रिप्नोसोमा रोडेंसी रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस काज करती है। फिर लेशमानिया जो है इसकी भी 3 स्पीसीज होती है। लेशमानिया डोनोवानी कालाजार और विसरल लेशमेनियासिस, लेशमानिया ट्रॉपिका ओरिएंटल सोर और क्यूटेनियस लेशमेनियासिस, लेशमानिया ब्राजिलेंसिस काज स्पंडिया।
थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन आपके समाहित हैं और इसमें कई क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोटोजोन, पैरासिटिक प्रोटोजोन हैं और उनके द्वारा जो भी बीमारी काज होती है, इसमें सब कवर हो गई। प्लाज्मोडियम आप जानते हैं, उससे क्या होता है, मलेरिया होता है, वो अलग चीज़। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसका आंसर होगा आपका सी, CO2। इसका आंसर क्या होगा, क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब क्लोराइड शिफ्ट होती क्या है, आप लोग इसको समझें कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में किस रूप में ट्रांसमिट होती है, टिश्यू से लंग्स की ओर, कार्बोनिक एसिड के रूप में। इस रूप में H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में शिफ्ट होती हैं। और ये जैसे ही, और कार्बोनिक एसिड के रूप में कार्बोनिक एसिड कहाँ बनती है, RBC के अंदर बनती। क्यों, यहाँ पे क्या पाया जाता, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनती है, ये दो भागों में टूट जाती है। किस रूप में, हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन HCO3 में टूट जाता है। और ये बाइकार्बोनेट के रूप में यही क्या होती, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसमिट होती। और जैसे ही बाइकार्बोनेट अंदर से, RBC के अंदर से प्लाज्मा में आता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन प्लाज्मा से कहाँ चला जाता है, RBC के अंदर चला जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। बाइकार्बोनेट आयन को के निकलने पे क्लोराइड का RBC के अंदर जाना, क्लोराइड आयन का RBC के अंदर जाना क्या कहलाता, क्लोराइड शिफ्ट कहलाता। और एक किसके लिए एसेंशियल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए एसेंशियल है। तो अब मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब फिर एक बार हम इसको रिवाइज करते रहें। 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में ट्रांसमिट होती है, बाइकार्बोनेट के रूप में या कार्बोनिक एसिड के रूप में ट्रांसमिट होती है। CO2 जो है जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है, कार्बोनिक एसिड। और एक किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, और एक कार्बोनिक एसिड कहाँ बनती, RBC के अंदर बनती है। किस एंजाइम की सहायता से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से। लेकिन जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनती है H2CO3, ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाती है। और बाइकार्बोनेट आयन वहाँ से क्या करता है, RBC के अंदर से बाहर निकल आता प्लाज्मा में, और उसी रूप में ये प्लाज्मा में लंग्स तक आता। लेकिन RBC के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन उतनी ही मात्रा में RBC के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट। इसको किसने खोजा था, हैम्बर्गर। इसको हैम्बर्गर शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको हैम्बर्गर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो इसका आंसर क्या होगा, एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। द फेनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज डिमॉन्स्ट्रेट नेचुरल सिलेक्शन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका आंसर होगा आपका इंड्यूस्ड म्यूटेशन। आप इस इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है क्या, पहले आप लोग इसको समझ लें। ब्रिटेन में एक मौत पाया जाता था जिसका नाम था बिस्टन बिटेलेरिया। ये क्या था, ये लाइट कलर्ड था और ब्लैक स्पॉट इसके ऊपर थे।
तो वहाँ पे जब ब्रिटेन में जब उद्योग धंधे स्थापित हुए तो चिमनियों से निकलने वाले धुएं से जितने भी पेड़ थे, और ये कहाँ पाया जाता था, पेड़ के तनों पे पाया जाता था, तो पेड़ के तने क्या हुए, धुएं से धीरे धीरे काले हो गए, और जब तना काला हो गया तो ईजिली क्या है, दिखाई देने लगा चिड़िया और जितने भी प्रीडेटर थे उनको क्या इजी गोइंग दिखने लगा। तो कुछ में क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड म्यूटेशन हुआ और वो किस कलर के हो गए, ब्लैक हो गए पूरी तरह से। ये किस में जो किस में परिवर्तित हो गया, ब्लैक कलर में परिवर्तित हो गया, और जब ब्लैक कलर में परिवर्तित हो गया तो क्या उस काले तने में छुप गया। तो अधिक से अधिक किसका प्रीडेशन हुआ, जो लाइट कलर्ड पेपर्ड माथ थे उनको प्रीडेटर्स ने खा डाला, और बड़े तेज़ी से ब्लैक पेपर्ड माथ की संख्या बढ़ गई, और ये किसके द्वारा हुई, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के द्वारा। और इसको साइंटिस्टों ने कहा कि हमने एक नई जाति को बनते हुए अपनी आँखों से देखा। तो आप लोगों के समझ में इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म आ गया होगा कि उसमें किसी एक में म्यूटेशन हुआ, फिर उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। पहले उसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, फिर नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जिसका संरक्षण प्रकृति करे उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ हेपेरिन इज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड, कंट्रोल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन हेनले लूप। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन। हेपरिन क्या करता, ब्लड के शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता, ये एंटीकोआगुलेंट होता। और इसका ये बनता कहाँ है, प्रोड्यूस इन लीवर, प्रोड्यूस इन लीवर। हेपरिन कहाँ बनता, प्रोड्यूस इन लीवर। और जो लीच होती, जोंक जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें भी क्या पाया जाता है, हेरुडिन पाया जाता है, हेरुडिन पाया जाता है। वो भी कहाँ पाया जाता है, उसके सलाइवा में पाया जाता है, जिससे वो जिसको जहाँ पे वो ब्लड सक करती वहाँ पे गिराती रहती, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो कंटिन्यू बना रहता और वहाँ पे ब्लड जमता नहीं। तो हेपरिन का कार्य क्या है कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकना, और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता। अब अगले विकल्प को हम लोग देख लें, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये कौन कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल को, इंसुलिन। एक हार्मोन होता है इंसुलिन, ये किसके द्वारा सिक्रीट होता है, बीटा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा ये सिक्रीट होता है इंसुलिन, और जो ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को नियंत्रित करता है। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन हेनले लूप, ये कौन सा, ये भी एक हार्मोन नियंत्रित करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन या क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो वाटर एब्जॉर्प्शन को किडनी में नियंत्रित करता है। तो हम इस क्वेश्चन पे आए, देखें, फंक्शन ऑफ हेपरिन इज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, A condition of overgrowth or excessive development of an organ or its part usually due to infection by a pathogen is called। आप लोग इसको देखे होंगे, जो आम का पेड़ हो या बगीचे में किसी पेड़ हो, उसमें जगह जगह बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं, वो क्या होता है, किसी इन्फेक्शन की, किसी पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, यहाँ दो टर्म हैं। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, जब इस तरह का ओवरग्रोथ हो, ओवरग्रोथ टेक प्लेस ड्यू टू
increase number of division of cell, due to increase number of division of cell, जब कोशिकाओं का डिवीजन ऑफ सेल्स, ग्रोथ दो तरह से होती है, या तो कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाए या कोशिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगे या कोशिकाएं तेजी से डिवाइड होने लगें। तो जब कोशिकाएं तेजी से डिवाइड होने लगें तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेसिया। और जब कोशिकाएं डिवाइड ना हों या नॉर्मल स्पीड से डिवाइड हों लेकिन उनका आकार बढ़ता चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरप्लेसिया ये एक प्रकार का कैंसर होता है, कैंसरस सेल में इस तरह की ग्रोथ पाई जाती है, हाइपरप्लेसिया जिसको कहते हैं। और हाइपरट्रॉफी क्या होता है, पौधों में फंगल या किसी भी पैथोजन के इन्फेक्शन से होता है कि एक तरह का एडेप्टेशन होता है कि पौधे अपने सेल साइज को बड़ा कर लेते हैं, तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हाँ, ओवरग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, तो इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। इट इज जनरली टेक प्लेस बाय इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, जब ग्रोथ स्टंट हो जाए, जब ग्रोथ घट जाए, जैसे कोई भी तना है वो ना बढ़े बाकी बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोट्रॉफी कहते हैं। और एट्रॉफी हाइपोट्रॉफी लगभग बराबर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निच, टेंसले, सुकचेव, ग्राइनेल एंड ओडम। इसका आंसर क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निच किसने दिया था, ग्राइनेल ने दिया था, ग्राइनेल ने दिया था। टेंसले ने, अब एक एक ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा देख लें। टेंसले ने क्या कहा था, गिव द टर्म इकोसिस्टम, गिव द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। सुकचेव ने क्या कहा था, इकोसिस्टम को इन्होंने क्या कहा था, बायोजियो सिनोसिस, इन्होंने कौन सा टर्म दिया था, बायोजियो सिनोसिस, बायोजियोसिनोसिस। अब ओडम ने क्या कहा था, इकोसिस्टम इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ओडम ने क्या कहा था, इकोसिस्टम इज बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निच किसने दिया था, ग्राइनेल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, ए मोनोकार्पिक प्लांट इज वन विच हैज ओनली वन कार्पेल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ओनली वंस इन लाइफ एंड डाई, प्रोड्यूस ओनली वन सीड, नन ऑफ द एबव। क्या होगा, मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ओनली वन इन लाइफ एंड डाई। इसका आंसर क्या होगा, बी, मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, जो केवल जीवन में एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आए जिस पौधे में, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बम्बू, बम्बू या बांस, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बांस, जिसमें केवल एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, उसके बाद पूरा और जो उसका बंच होता है पूरी तरह से सूख जाता है। तो मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, बांस या बम्बू। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकेन, बाग मास, आइसलैंड मास, क्लब मास, पीट मास।
बाघ मास किसको कहते हैं? स्फैग्नम को कहते हैं, स्फैग्नम को कहते हैं। आइसलैंड मास सिट्रेरिया आइसलैंडिका, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, आइसलैंडिका, सिट्रेरिया आइसलैंडिका। क्लब मास किसको कहते हैं? लाइकोपोडियम को कहते हैं, लाइकोपोडियम को कहते हैं क्लब मास। और पीट मास भी किसको कहते हैं? स्फैग्नम को कहते हैं, स्फैग्नम को कहते हैं। तो इसमें सिट्रेरिया आइसलैंडिका क्या है? लाइकेन है। और बाघ मास, पीट मास, स्फैग्नम कहते हैं जो ब्रायोफाइट है। क्लब मास क्या है? टेरिडोफाइट है। लाइकोपोडियम ये क्या है? टेरिडोफाइट। क्लब मास लाइकोपोडियम कहते हैं जो कि टेरिडोफाइट। और बाघ मास है पीट मास, स्फैग्नम को कहते हैं जो ब्रायोफाइट्स हैं। अब लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन क्या होते हैं? एल्गी प्लस फंजाई की सिम्बायोसिस को लाइकेन कहते हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं, सिम्बायोसिस को क्या कहते हैं? एल्गी और फंजाई के सिम्बायोसिस को हम लाइकेन कहते हैं। और टर्म लाइकेन किसने दिया था? तुलसाने ने। टर्म लाइकेन पिछली वीडियो में इसको हमने बताया किसने दिया था? तुलसाने ने दिया था, तुलसाने ने दिया था टर्म लाइकेन को। तो इसका आंसर क्या होगा? आइसलैंड मास, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, जो कि क्या है? एक लाइकेन है। और एक इसके पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर होते हैं, यानी जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगा वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए इनको किस रूप में यूज किया जाता है? पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन थोड़ा भी बढ़ा तो ये वहाँ से नष्ट हो जाएंगे। Which of the following is an aquatic fungus? Penicillium, Rhizopus, स्पोरोलेजिना एंड एस्परजिलस। स्पोरोलेजिना क्या है? एक्वेटिक फंगस। ये कहाँ? ये जलीय जीवों और जो जल में मृत पौधे और जंतु होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है। स्पोरोलेजिना ये क्या है? एक्वेटिक फंगस है, एक्वेटिक फंगस है, फंगस है स्पोरोलेजिना। तो इस प्रकार आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन देखा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका एक्सप्लेनेशन एसेंशियल था, उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करना, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। और आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा तो कॉपी और पेन साथ में लेके देखिएगा और एक एक चीज़ जो भी हमने बताया उसको आप लोग नोट करते जाइए। और प्लीज़ चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।